अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आज की वीडियो मैं बताने वाली हूँ अपने मंथली बजट के लिए। मैंने वहाँ तक अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर की थी जब मैं सेंट जॉन्स में एज अ स्टूडेंट दो बच्चों के साथ विदाउट माय हस्बैंड लैंड हो चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड के कज़न ने मुझे हेल्प कर दी थी विद द ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग, जो थोड़ा सा सेटल इन होने में। नाउ द थिंग इज के असल जो बात आती है जब भी हम लोग ये प्लान आउट करते हैं कि जी हमें किसी कंट्री में फॉरेन कंट्री में जाना है। लेट्स से मैं सऊदी से अपने यहाँ की जर्नी की बात बता रही हूँ। तो जो मैं करेंसी कन्वर्जन भी आपको बताऊंगी वो मैं सऊदी टू यानी रियाल टू कैनेडियन डॉलर्स ही बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो मैं आपको ये एक्सपेंस बताने वाली हूँ कि जी मेरा मंथली कैनेडियन डॉलर्स में क्या मंथली बजट था, मतलब कितने एक्सपेंसेस थे मेरे। और अगर वो हस्बैंड अफोर्ड कर पा रहे थे, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ मैं कि मैं जो भी जॉब करती थी इन माय स्टूडेंट लाइफ वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए होती थी या वॉलंटियर जॉब होती थी, और उनसे घर का खर्चा नहीं चल सकता था। हाँ, थोड़ी बहुत ग्रोसरी हो सकती थी, बट वो ये नहीं था कि मैं आई को टोटली डिपेंड ऑन दोज। तो ऐसा हुआ कि अब मैं आपको बताती हूँ कि जी जो आपका मंथली बजट होता है उसके अंदर जो सबसे मेन जो कहते हैं ना कि एक्सपेंस होता है वो होता है आपके हाउस रेंट का। हाउस रेंट इज अनअवॉइडेबल, आपको वो देना ही होता है। अगर मैं बात करती हूँ ऑन कैंपस हाउसिंग की जो कि मैं रह रही थी, और आप मेरी पिछली वीडियोस में बिल्कुल शुरू की जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड व्लॉग्स हैं उनमें अगर आप जाके देखें तो मैंने आपको बताया था कि मैंने चूज की थी ऑन कैंपस हाउसिंग बिकॉज उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा थी, उसमें कंफर्ट ज़्यादा था इन अ वे कि वो हर चीज़ मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। ठीक है, तो मैंने वो चूज़ किया और मुझे $1,047 पे करना होता था मंथली। अब ये कैनेडियन डॉलर्स ऑफ कोर्स। $1,047 में क्या क्या इंक्लूडेड होता था? ऑब्वियसली आपका ये फर्निश्ड हाउसिंग होती है तो आपको फर्नीचर की फिक्र नहीं करनी पड़ती, नंबर वन। नंबर टू ये होता है कि उसमें आपको फर्नीचर का मतलब ये होता है कि जी आपका लाउंज, आपका डाइनिंग एरिया, आपके बेड, और इसके अलावा आपको ये भी होता है कि स्टोव, ठीक है, विच इज़ इलेक्ट्रिकल, देन फ्रिज, और ये सब चीज़ें होती हैं। डिश वॉशर उसमें नहीं होता है, आप अगर चाहते हैं डिश वॉशर तो आपको खुद लेना पड़ता है। और इसके अलावा माइक्रोवेव भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है, वॉशिंग मशीन भी इंक्लूडेड नहीं होती है। ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूडेड है? और आपका फर्नीचर तमाम के तमाम आपके हाउस रेंट में शामिल होता है, तब फर्निश्ड हाउसिंग नंबर वन। और फ्रिज और स्टोव इंक्लूडेड होते हैं। और दूसरा ये कि आपका जो यूटिलिटीज हैं, यूटिलिटीज में आपका पानी, बिजली, गैस, ये सारी चीजें, गैस तो है ही नहीं, मैं आपको बताया कि जी हर चीज इलेक्ट्रिक है। तो ये सब चीजें भी कवर्ड होती हैं $1,047 में, जो कि आप पे कर रहे होते हैं मंथली। ठीक है, इसके अलावा जब आप यूनिवर्सिटी हाउसिंग में रहते हैं तो उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो भी उनकी जॉब होती है कि अगर कोई चीज़ खराब हो गई, ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रही आप खराब करें, लेकिन अगर आपका बल्ब फ्यूज हो गया या पानी का मसला कुछ हो गया, टैप में कोई इशू आ गया, या आपका स्टोव काम करना बंद हो गया, या फ्रिज में कोई ट्रबल आ गई, या वॉट एवर द प्रॉब्लम है, आपके ब्लाइंड्स खराब हो गए, क्योंकि ब्लाइंड्स भी इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है जी, वो खराब हो गया तो यूनिवर्सिटी की अपनी जिम्मेदारी पे वो ठीक करके देते हैं आपको। ठीक है, अब बात आती है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का मसला ये है कि जी यहाँ पे इतनी ठंड होती है कनाडा में कि आपको हीटिंग चाहिए होती है। और अगर आपकी वो हीटिंग आपकी यूटिलिटी यानी कि, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटिंग है यहाँ पे, अगर आपके यूटिलिटी बिल्स आपके रेंट में इंक्लूडेड है तो वो तो बहुत कमाल की बात हो जाती है। क्यों, आप बगैर किसी खौफ के आप जितनी हीटिंग यूज करना चाहते हैं, जितना थर्मोस्टेट को अप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मैं अब ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैंने वो लोग जो ऑफ कैंपस हाउसिंग में रहते थे और जिनके ऑब्वियसली जिनको पे करना पड़ता था यूटिलिटी बिल्स को अलग से, स्पेशली हीटिंग इन विंटर्स, उनको मैंने देखा था कि हम किसी को विजिट किया तो उनका घर ठीक ठाक ठंडा हो रहा था, और वो एक छोटा सा हीटर ऑन था। और अगर उनका जैसे कहते हैं ना सेंट्रली हीटर तो था ही, वो इतना उन्होंने हल्के पे किया हुआ था, बिकॉज आप जितना उसको हाई करते हैं, यानी हीट ज्यादा चाहिए आपको, तो आपको बिल भी तगड़ा पे करना पड़ता है। तो मुझे फिर अपनी नेमत का एहसास हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूटिलिटी जो बिल्स हैं वो क्योंकि मेरे रेंट में इंक्लूडेड हैं, तो मुझे उस चीज़ का डर नहीं है।
ठीक है जी। तो ये एक और जैसे कहते हैं ये प्रोज में आ जाता है ऑन कैंपस हाउसिंग के। नाउ लेट्स कम टू लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का क्या होगा? लॉन्ड्री के लिए आपको मुझे जहां तक याद पड़ता है इट वाज $1.25 फॉर वॉशिंग। एक आप एक जैसे कहते हैं एक चक्कर बोल रहे हैं आप, ठीक है ना, एक अगर आपने लोड डाला है वॉशर में, क्योंकि जो लॉन्ड्री थी वो सेंट्रल होती है, वहां पे एक स्पेस बना हुआ है जो आपको अपार्टमेंट से बाहर निकल के, बल्कि मैं आपको इतना भी बता दूं, बिल्डिंग से बाहर निकल के दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है, बट दूर नहीं है। हाँ, सर्दियों में थोड़ा सा इश्यू होता है क्योंकि बर्फ होती है, लेकिन वहां रहते रहते आपको आदत हो जाती है, तो यू मैनेज, ठीक है जी। तो वो आपको बिल्डिंग से निकल के साथ वाले बिल्डिंग में जाके आपको लॉन्ड्री यूज करना होती है, जो कॉमन लॉन्ड्री होती है, और वहाँ होता है कॉइन सिस्टम। $1.25 का उस वक्त था वॉशर एक लोड के लिए, एंड इट्स अ बिग मशीन। तो आपका एक लोड, और अगर आपने बहुत जमा करके रखे हुए हैं, लाइक 2 हफ्ते में आप जा रहे हैं, तो फिर ज्यादा ही होगा। अगर एक हफ्ते का कपड़ा है तो एक लोड काफी होता है। एंड $1.50 ड्रायर का होता था, और यहाँ पे ड्रायर्स ऐसे कमाल के होते हैं कि आपने डाला कपड़ा और बाहर निकला वो गरम गरम, तो और आपने फोल्ड करके उनको क्लॉथ्स में रख दिया। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका लॉन्ड्री का कितना खर्चा होगा आपके। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना जाना चाहते हैं, ये सब चीजें, लॉन्ड्री को यूज कितना कर रहे हैं आप, ठीक है जी। और ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद आपकी बारी आती है, उसके बाद आपकी बारी आती है कि जी आपने लॉन्ड्री आ गया, उसके बाद आपका रेंट वेंट का मैंने आपको प्लीज शैली बता दिया। अब बात आती है कि अच्छा जी, अगर आप एक यूज गाड़ी नहीं लेना चाहते आप, ठीक है, या गाड़ी लेना चाहते हैं, मैं दोनों के केसेस में बता देती हूँ। अगर यू वांट टू बाय ए कार, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे गाड़ी खरीदने के लिए आपको इंश्योरेंस भी उसकी बाय करनी पड़ती है। अनलाइक आर कंट्रीज जिसमें ऑप्शनल होता है, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं होता है। आप अगर इंश्योरेंस, आपको गाड़ी आपने ली, चाहे वो पुरानी हो, किसी भी मॉडल की हो या नई हो, तो उसकी इंश्योरेंस बाय आपको करना पड़ती है ना। इंश्योरेंस जो होती है वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसमें से एक फैक्टर ये होता है कि गाड़ी नई है या पुरानी है। दूसरा ये फैक्टर होता है कि आप कनाडा में कब से ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप एक मंझे हुए ड्राइवर हैं तो आपकी इंश्योरेंस कम हो जाती है, लेकिन अगर आपने, जैसे हम आए और एज अ स्टूडेंट हमने फिर अपना लाइसेंस, ऑब्वियसली ड्राइवर्स लाइसेंस आपको करना ही पड़ता है। एंड रिमेम्बर, आपको अपना जो जिस कंट्री से भी आप मूव हो रहे हैं, वो जो ड्राइवर्स लाइसेंस होता है उसको सरेंडर करना पड़ता है। ओनली देन यू गेट अ लाइसेंस फॉर दिस कंट्री, ठीक है। यहाँ पे हर प्रोविंस का लाइसेंस अलग होता है, ठीक है जी। अब आपने अगर लाइसेंस यहाँ पे ले भी लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो उसका मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी डिटेल में। आपने वहां का लाइसेंस ले लिया, अब लाइसेंस अगर आपका यहाँ पे नया नया लाइसेंस है, आपकी यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है यहाँ पे ड्राइव करने की, तो फिर आपको इंश्योरेंस ज्यादा पे करनी पड़ती है। इसी तरह से गाड़ी अगर आपकी नई है तो भी इंश्योरेंस आपको ज्यादा पे करनी पड़ती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस, तो गाड़ी की इंश्योरेंस मुझे याद है मैंने तो नहीं रखी गाड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे जरूरत नहीं थी, मैं ऑन कैंपस हाउसिंग में थी, लेकिन मेरी दोस्त ऑफ कैंपस हाउसिंग में थी, उसने जब रखी तो शी वाज पेइंग फॉर $450 ए मंथ, ठीक है जी। $450 ए मंथ, बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि आप नए नए कनाडा में आए होते हैं तो आपकी इंश्योरेंस ज्यादा होती है, फिर एक साल बाद थोड़ी कम, फिर दूसरे साल उससे कम, फिर ऐसा होता रहता है, ठीक है जी। तो आप ऐड करते जाइए उस $1,047 में। अगर आपने गाड़ी रखी है आपका, तो आपको another $450 सिर्फ गाड़ी के इंश्योरेंस पे करनी होती है। नाउ व्हेन इट कम्स टू फ्यूल, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इज योर यूज। आजकल यहाँ पे रेट बहुत ज्यादा जा रहा है, राउंड ऑफ करें तो अराउंड $2 पर लीटर जा रहा है, मैं राउंड ऑफ की बात बता रही हूँ आपको। ऑब्वियसली फ्लक्चुएट होता रहता है, तो अगर आप $2 पर लीटर की बात करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन योर यूज, ठीक है। और अगर आपको 50 इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, आपका यूज भी हो रहा है, तो मे बी आपको 50 to 100, डिपेंडिंग ऑन कितना यूज है, क्या आप अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए कर रहे हैं, या काम पे जाने के लिए कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा आपकी एक्सकर्शन ट्रिप्स हैं, जो भी है, ठीक है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं गाड़ी, क्योंकि आप बचत चाह रहे हैं कि जी 452, लेट से हम उसको राउंड ऑफ करके $600 पे ले जाते हैं एक गाड़ी का खर्चा,
गाड़ी को पालने का खर्चा मैं आपको बोलूंगी। तो वो जो 600 अगर आप माइनस करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने किया था अपना ये $600 की बचत, वो यूं की थी कि मैंने वहां पे अगर मुझे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना भी होता था तो मैं या तो बस ले लेती थी जाने के लिए, और वापस आने के लिए क्योंकि मेरे पास ग्रोसरी बहुत सारी होती थी तो मैं कैब कर लिया करती थी। और ये होता था 3 हफ्ते में या 1 महीने में एक दफा। ठीक है जी। तो आपका कितना पैसा लगता है एक बंदे का बस का? ये लगता था उस वक्त $250, लाइक $2.50 जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। $2.50 आपके लगते थे। और मजे की बात यह है कि अगर आपको बस चेंज करना है, कि अगर आपको डेस्टिनेशन पे बस नहीं जा रही, आपको एक स्टॉप पे जाना है और उसके बाद आपको वहां से दूसरी बस लेके अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, जहाँ आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको दो टिकट्स ही लेने होते हैं। आप उसके पास वो एक आपको वो टिकट दे देता है कि भाई जिससे आपको ये पता चल जाता है दूसरी बस को कि भाई आप पुराने मुसाफिर हैं एंड यू जस्ट वांटेड टू अनदर बस, क्योंकि वो कनेक्टेड है। ठीक है जी। तो आप उसी $2.50 में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हो, और उसमें अगर आपको 2 से 3 बसेस भी चेंज करना पड़े तो भी कोई मसला नहीं है। तो मैंने इस तरह चलाया है, तो मेरी बहुत बचत हो गई। ठीक है। अब मैं आपको वो खर्चे बता रही हूँ जो आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू आपकी यहाँ पे स्टूडेंट्स को मेडिकल इंश्योरेंस मस्ट लेना पड़ती है, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो मेडिकल इंश्योरेंस की बात आती है तो मैं पे कर रही थी अपना सिंगल बंदे का अराउंड $225 उस वक्त था। अगर उसमें कुछ आगे पीछे हो गया हो तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन द वेबसाइट। उस वक्त मैं तकरीबन $225 पे करी थी, जिसमें मेरा मेडिकल और डेंटल दोनों आ जाता। ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं ट्यूशन फी की बात करती हूँ तो ट्यूशन फी मैंने आपको बताया है कि अगर मैं उस हिसाब को बराबर डिवाइड कर लूँ, क्योंकि $10,000 था मेरे कोर्स की टोटल फी, मैंने उसको 9 सेमेस्टर्स में डिवाइड करके उसके बाद उसको डिवाइड किया हुआ था मंथली। तो मेरा अराउंड आप समझें कि मेडिकल इंश्योरेंस, मेरी ट्यूशन फी और मेरा हाउस रेंट, ये सब मिला के कटता था। ठीक है। मैं राउंड ऑफ करती हूँ अपनी मेडिकल इंश्योरेंस और ट्यूशन फी को अराउंड $400-450 पे। ठीक। अब मैं आपको दोबारा से हिसाब बताती हूँ। $1,047 फॉर हाउस रेंट including utility, so you don't have to worry about your bills anymore. Laundry depends on you. Washer was $1.25 पर लोड, एक लोड का $1.25, और ड्रायर $1.50। अगर आप महीने या हफ्ते में एक दफा जाते हैं मशीन लगाने, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपको तकरीबन कितना पड़ गया, एक दो तकरीबन समझे $3 आपने पे किए हैं। ठीक है ना। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी कुछ करना चाहते हैं तो, या आप ठीक है, दैट डिपेंड्स कि आप कितना पे करना चाह रहे हैं। ठीक। इसके बाद आ जाती है बात ट्यूशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस की। एक बंदे की मैं बात बता रही हूँ, लाइक मी बीइंग अ स्टूडेंट, तो मेरा अराउंड $450 जाता था महीने का। ठीक। अब मैं जब ग्रोसरी की बात करती हूँ, तो ग्रोसरी में ये है कि मेरा उस वक्त का जो खर्चा था वो अराउंड $350 to $400 के बीच में हुआ करता था। अनलेस मुझे कुछ बाहर जाके कुछ खाना पीना है, वो अलग बात हो जाती है, लेकिन एक जो एवरेज था वो दैट वाज $350 to $400। अब बहुत इन्फ्लेशन हो चुकी है, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगी कि आपका होगा, क्योंकि 3 बंदों की बात मैं बता रही हूँ। ठीक है जी। मेरे कोई छोटे बच्चे नहीं थे जिनका दूध हो, फॉर्मूला मिल्क हो या डायपर्स हो, तो वो खर्चे कम हो गए। ठीक है। मैं जो खा रही हूँ मेरे बच्चे वही खा रहे हैं, तो इट्स ओके। ठीक। और मैं ये वो वाली ग्रोसरी बिल आपको बता रही हूँ जिसमें बड़ा लेविश अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खा लेते थे। स्नैक्स भी बहुत सारे हैं, तो जूसेस भी आ रहे हैं, तो फ्रूट्स भी आ रहे हैं, तो हर तरीके का खाना खा रहे हैं, मीट दबा के हो रहा है, और हर चीज हो रही है, मतलब कोई इसमें कंट्रोल नहीं था। बच्चों के स्कूल लंच के लिए भी स्नैक्स आ रहे हैं, घर में भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंट्रोल नहीं था, उसके बावजूद इतना खर्चा पड़ता था। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, उस वक्त 350 to 400 था शायद। अब मैं आपसे कह सकती हूँ कि जी 450 to 500 या 550, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप एवरेज पे रखें, जैसे कि अराउंड 500 तो आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। इस इन्फ्लेशन के दौर में अगेन अगर आप थोड़ा सा हाथ कंट्रोल करेंगे तो कम पड़ेगा, वरना एवरेज 500 से तो कम आपको कुछ नहीं पड़ेगा।
ठीक है जी। अब अगर आपकी फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली आपको उसको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके पास बेबीज हैं जिनका डायपर और जिनका पाउडर्ड मिल्क यानी फॉर्मूला मिल्क आपको चाहिए तो और ऐड करना होगा। तो इट डिफर्स फ्रॉम फैमिली टू फैमिली एंड ऑब्वियसली द नंबर ऑफ जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उस पे। ठीक है जी। अब मैंने आपको हाउस रेंट, आपको लॉन्ड्री, आपको ग्रोसरी, आपको ट्यूशन, ये सब मैं आपको बताती चली जा रही हूँ। तो यानी $1,047, अराउंड $450 फॉर ट्यूशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस। देन मुश्किल से आपको $3 का एक मैंने आपको बताया एक वन टाइम। ठीक है, तो आप $15 से $20 रख लें अपनी लॉन्ड्री का, तो इतना कोई ज्यादा नहीं होता है। ठीक है जी। उसके बाद आपने करा कि जी ग्रोसरी का अराउंड $500 आपने रख लिया। तो ये अराउंड आपका बनना शुरू हो गया है 2000 पे आप बात आ चुकी है। अगर आप मेरी तरह गाड़ी नहीं रख रही तो आप अपने अराउंड 500 to 600 आप अपने आप बचा रही हैं। और अगर आप रख रही हैं तो आप उसको टू में ऐड कर दीजिए। इसी तरह से आप बस एक 200 या 300 एक्स्ट्रा रखें तो मेरे हिसाब से आपका 2000 to 2200 या 2300 में आपको आराम से एक अच्छा घर चल सकता है। अगर आप गाड़ी नहीं ले रही, अगर आप गाड़ी ले रही है तो आप आराम से 2000 में से प्लस कर दीजिए। और ये हिसाब है। अब हम बात करते हैं कि ये हिसाब कैसे होता था। अगर आप इसको उस वक्त सऊदी में रेट था 3 यानी 1 कैनेडियन डॉलर वॉज इक्वल टू 3 रियाल्स। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा हिसाब, यानी $2000 अगर आपका एक, मैं एक राउंड ऑफ करके आपको बता रही हूँ, 2000 अगर आपका खर्चा है महीने का तो आपने उसको 3 टाइम्स किया तो आपका 6000 रियाल खर्चा आया। और हम उसको कहते थे जी अराउंड 7 to 8 हस्बैंड। इतना तो हमारा होता था बैंक में कि एक्स्ट्रा के अल्लाह ना करे कुछ आगे पीछे होती है कहानी, तो ये मंथली था। इसके अलावा ऑब्वियसली आपको अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट रखना होता है ताकि अगर कुछ आगे पीछे हो तो आपके पास इमरजेंसी अमाउंट होना चाहिए। महीने का खर्चा आप समझे आपका 7000 रियाल यानी 7000 रियाल उस वक्त का था। अब की क्या बात है, ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन यू। खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं लेकिन ये मिनिमम है जिसमें बहुत अच्छा खर्चा हो सकता है, गुजारा हो सकता है। तो ये मेरा था मंथली बजट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। शॉपिंग की बड़ी टिप्स होती हैं कि जी आप कॉस्टको से जाके शॉपिंग करें। और उससे बहुत आसानी हो जाती थी मुझे क्योंकि वो मुझे बहुत सस्ता पड़ता था। वो बल्क में, दैट्स अ होल सेल जिसे कहते हैं सेंटर है जहाँ से आपको बल्क में सामान मिलता है और आप बहुत आराम से अपना महीना गुजार सकते हैं। तो मैं आपको यही जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप बड़ी बड़ी चीजें और जो नॉन पेरिशेबल हैं, ऑयल है, शुगर है, ये है वो है, इवन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, अनियन है, पोटेटोज हैं, ऑल दैट, वो आप जरूर कॉस्टको से लिए। बहुत बहुत बचत होती है। इसी तरह मैंने भी बचत बहुत की है और बहुत बहुत मुझे फायदा हुआ है इसका। ठीक है जी। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप जरूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगली वीडियो में जरूर मैं मिलूंगी आपको उन चीजों के साथ इंशाल्लाह बताने के लिए कि अच्छा जी पासेस को क्या करना है, या अगर आप जाते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, वो कहाँ से मिल सकते हैं, दैट इंशाल्लाह ताला। और मैंने अपनी सिविल लाइन में कौन सी जॉब्स की थी और बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए। ठीक है जी। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा अगर आपके क्वेश्चंस हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।